Hello, welcome everyone. Welcome to Saurabh Sir Classes. This is Chino Thakur Jaiswal and today we are discussing important MCQ related with history. I have already uploaded many sets. ठीक है, तो this one is set number 7. So there are 10 questions in this MCQ test. ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को सिर्फ अपना स्कोर कार्ड बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, कितने मार्क्स आए, कितने आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक किए, समझे, वो सारी चीजें डिटेल में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. अगर आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में परेशानी फील कर रहे हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और पीसीएस एग्जामिनेशन मार्च में आ गया है. बिल्कुल ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जितने एमसीक्यू हैं आप लोगों को कितने हेल्पफुल होंगे. इसको आप चेक करने के लिए सिंपल ये कर सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर निकालो तो ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ ये कितने कनेक्ट करते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन से आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आई होप एवरीवन इज रेडी. लेट मी सी. यस, ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. सेट 6. अच्छा यहाँ लिखा हुआ है. ये 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले के सेट्स में क्या होता है कि मैंने 1 to 5 क्वेश्चन करवाए थे, 5 क्वेश्चन लेके चल रही थी. बट अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन कर दिए क्योंकि टाइम कम है ना अब, तो 10 क्वेश्चन करके करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो. फर्स्ट क्वेश्चन, रेडी, ऑल द बेस्ट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन मैप रिलेट्स टू, नीचे एक मैप दे दिया गया है और कनेक्ट कर दिया गया है, 4 में से किसी एक से कनेक्टेड है. कनिष्का एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, समुद्रगुप्ता आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन, सी अशोका टुवर्ड्स क्लोज ऑफ हिज रेन, या डी एम्पायर ऑफ थानेश्वर ऑन द ईव ऑफ हर्षा एक्सेशन. इन चारों के नाम सुने हुए हैं आप लोगों ने, सुने होंगे, पक्का सुने होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं. और आपके जो भी हिस्ट्री के आप पेपर देते हो, कोई भी कंपटीशन का आप पेपर उठा लो, उसमें ये चारों रूलर्स होते हैं. ठीक है ना, क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो उस समय जो डोमिनेंट रहे हैं राजा, जो किंग्स थे, वो यही किंग्स थे. ठीक है, कनिष्का हो गए, समुद्रगुप्ता हो गए, अशोका हो गए और ये हर्षवर्धन हो गए. अब आपको बताना है कि ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप इनमें से किस रूलर का है. ठीक है, चलो बताओ. नेक्स्ट टाइम से ना टाइमर सेट करेंगे. ठीक है ना, बताइए किसका है ये है अशोका का. ठीक है, अशोका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अशोका, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, एडिक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. उसके अलावा जो नाम है, 2 और नाम है जिसके बारे में आपको जानना है. एक तो है कनिष्क. कनिष्क जो है, ठीक है, कनिष्क हो सकता है इस बार आपका मैप आया है तो अगली बार ये वाली मूर्ति का ये पिक्चर आ सकता है. एक मूर्ति मिली है जिसका सिर नहीं है, तो ये माना गया है, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स बोल रहे हैं कि ये कनिष्का का है. अब यहाँ पे बात होती है कनिष्का थे कौन. कनिष्का एक ग्रीक रूलर है. ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर है, इंडो ग्रीक रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है. ये टाइम पीरियड इनका अगर कहा जाए तो 30 सीई से 350 सीई के बीच का टाइम पीरियड है कुषाण रूलर्स का. कनिष्का की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी जो कुषाण डिनेस्टी है उनका. ये एक ऐसे मतलब डिनेस्टी है जो भारत में आकर रहना शुरू किया और पूरी तरह से भारतीय भी हो गए. ठीक है, यहाँ आके इन्होंने यहाँ का धर्म अपनाया. सिक्कों पे भी आपको ये सारे खोज मिलेगी. ये सिक्का इनका नहीं है, ये समुद्रगुप्त का है, कंफ्यूज मत होना. ये मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि जब फोटो से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो आपके ध्यान में रहना चाहिए. ये जैसे ये समुद्रगुप्त है और ये गरुड़ पिलर है. ठीक है, तो क्वाइन, गरुड़ा क्वाइन जो है बड़ा फेमस है. कनिष्का के इंपॉर्टेंट 2 रूलर्स का, कुषाणा डिनेस्टी के 2 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए. एक तो है वीमा कार्टफिसिस जो कनिष्का से पहले के रूलर है, और दूसरे हैं हुविष्का जो सक्सेसर है कनिष्का के. ठीक है, टाइटल समझ में आ गया. और इनका कैपिटल भी याद रहना चाहिए. कैपिटल था इनका गांधार. ठीक है, गांधार इनका कैपिटल था, जिसे पुरुषपुरा के नाम से जाना जाता था. ये सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, एज इट इज जो क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, पुरुषपुरा के नाम से जाना जाता था. मथुरा में रेड आर्ट, मथुरा का जो ग्रीक आर्ट है वो बहुत ज्यादा फेमस है और वो कुषाण डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात है. ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी चीजें. चलिए
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर जिसके बारे में हमने पढ़ना है, जानना है जिसके बारे में, ये मैप तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरा एरिया, यहां तक का पूरा एरिया ये अशोका टाइम पीरियड का था। जब उनकी रेन खत्म हो रही थी उस समय तक वो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एरिया जो थे इनको पूरे पे कंट्रोल वो कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आपके रहे हैं, उन्होंने नॉर्थ और साउथ दो कैंपेन किए थे। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। इनको स्मिथ ने यहां तक कि सिकंदर भी कह दिया है कि मतलब ये यहाँ के भारत के सिकंदर थे। ठीक है, तो होना उल्टा चाहिए था, सिकंदर को इनकी उपाधि देनी चाहिए थी, बट चलो कोई बात नहीं। नॉर्थ और साउथ दो कैंपेन उन्होंने किए, नॉर्थ के इलाकों को जीता, साउथ के इलाकों की जीता, लगभग पूरे भारत पे इन्होंने अपना डोमिनेंस किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त थे कौन? तो गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त, चंद्रा वन, उनके पुत्र है समुद्रगुप्त, और बहुत ही डोमिनेंट पर्सनालिटी है। काफी इन्होंने कॉन्कस्ट लड़े और जीते भी। नॉर्थ को हम आर्यव्रत कहते हैं। आर्यव्रत जो नॉर्थ के कैंपेन थे वो आर्यव्रत कहलाते थे, और जो साउथ के कैंपेन थे उन्हें दक्षिणापथ कहा गया है। ठीक है, आने वाली क्लास में मैं डिटेल में बात करूंगी इनकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका के इंस्क्रिप्शन तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो यहां पर जो मैप है उसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोका। क्लियर हुई? चारों के बारे में बात क्लियर हो गई ना? ऐसे धीरे धीरे करके सारे ही ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात होती है हर्षवर्धन की, फोर्थ रह गए। हर्षवर्धन जो एम्पायर है उनका, कई लोग मतलब ये कहते हैं कि लास्ट हिंदू रूलर भी रहे हैं। 621 सी का एरिया है। कन्नौज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट उस समय का नगर था, उस पर कंट्रोल रहा है हर्षवर्धन का। थानेश्वर इनका कैपिटल रहा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। हेनसांग इनसे जुड़ा हुआ है। इन्हीं के टाइम पीरियड में हेनसांग जो चाइनीज पिलग्रिम था यहाँ पर आता है, यहाँ पे रहता है, ये उसको काफी सम्मान भी देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कनिष्का से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट है कि फोर्थ काउंसिल जो हुई थी बुद्धिस्ट की, वो कनिष्का ने करवाई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द थर्ड, देखो मुझे पता तो बहुत कुछ है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, लेकिन उससे क्या फायदा? मैं सारी बातें अगर एक ही क्वेश्चन में कर दूंगी ना, तो वो फिर क्या चीज समझ में आएगी? जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है सिर्फ उतनी तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी एडी व्हेन द हून इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर। अब ये हूना का क्वेश्चन एक आ ही जाता है घूम फिर के। ठीक है, हूना जो है एक तरह के मतलब इन्वेडर्स रहे हैं जो अटैक करते रहे हैं। काफी लाइफ मतलब जो टाइम पीरियड है भारत का, वो हूना से निपटने में रह गया कई राजाओं का। गुप्ता डायनेस्टी के कई रूल मतलब स्कंद गुप्त तक जो है वो हूना से लड़ने में उनका टाइम काफी लग गया। मानते ही नहीं थे, जब देखो अटैक करते रहते थे, गुंडे कहीं के। ओके, तो हुनर्स जो है अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे, अटैक करते रहते थे। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी एडी व्हेन द हून इन्वेजन एंडेड द रोमन एम्पायर। अगर मैं भारत का ये वाला इलाका कहूँ ना, ये सारा इलाका कहूँ, तो उस समय हमारा ज्यादातर व्यापार इस तरफ से ही होता था, नॉर्थ से होता था। ठीक है, इस तरफ से होता था। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई उस तरफ का इलाका जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका हो गया, वहां पे रोमन एम्पायर उससे थोड़ा और पीछे तक हूना ने उस पर पूरा अपना कब्जा कर लिया। तो इंडियन मर्चेंट अब कौन से रास्ते से व्यापार करते थे? यानी द इंडियन मर्चेंट्स रिलाइड मोर एंड मोर ऑन दी डैश ट्रेड। कौन सा? अफ्रीकन ट्रेड, वेस्ट यूरोपियन ट्रेड, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड, मिडल ईस्टर्न ट्रेड। अब मान लो कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, सपोज करो कुछ भी नहीं पता, कि समझ में नहीं आ रहा, क्या करोगे? दिमाग लगाओगे। हम किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, इंडियन में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है, समझ में आता है। थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हम इंडियन मर्चेंट की बात कर रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं। रोमन एम्पायर यानी कि पूरा एरिया वहां पे गड़बड़ हो चुका है। तो अफ्रीकन ट्रेड का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंडियन जो है उससे कनेक्टिविटी अफ्रीकन बिजनेस हो रहा है, लेकिन यहाँ एशिया से कनेक्टेड कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ एक साउथ ईस्ट एशियन ऐसा एक मुझे ऑप्शन लग रहा है जहां पर हमें कनेक्ट करने में इजी रह रहा है। समझ गए किस तरह से क्वेश्चन करना है? कई बार हम लोगों को जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से आंसर निकाल लेना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी क्रोनोलॉजी आ जाती है,
कभी कौन से रूलर के टाइम पे कौन आया है ये आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन केम इन टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, कौन से टाइम पे आए हैं हमें क्रोनोलॉजी बतानी है। फाइयान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हेनसांग। चाइनीज का नाम जब आएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप लोगों ने इस बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अगर कंफ्यूज हो जाओ, सबसे पहले याद रखना मेगास्थनीज जो है वो किस टाइम पीरियड में आया है, एक इसको याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर कौन थे? जब यहां से सिकंदर जो है वो लौट जाता है, उससे लौटते समय डेथ हो जाती है, वो नॉर्थ वेस्ट का इलाका जो था, यानी कि ये हमारा अगर भारत है तो इस इलाके में वो अपने गवर्नर्स छोड़ जाता है, जिसमें से एक होता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं तो इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ता है, ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, संधि हो जाती है। तो सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से। अब ये सेल्यूकस निकेटर जो है इनके कोर्ट में थे मैगस्थनीज, ये अपने कोर्ट में रहने वाले एक ऑफिसर्स को भेज देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैगस्थनीज काफी लंबे टाइम तक मौर्यन डिनेस्टी में रहता है, ठीक है, मौर्य मतलब एरिया में रहता है, सिटी में रहता है, और वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपनी बुक में लिखता है। उस बुक का नाम होता है इंडिका। समझ में आ गया मैगस्थनीज कौन था? इतना समझ में आने के लिए काफी है, ठीक है। अब अगली बात होती है, तो ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहला नंबर इंडिका यानी कि मैगस्थनीज जो है वो सबसे पहला बंदा आया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन आया है? फाइयान जो है, फाइयान एक चाइनीज पिलग्रिम है और उसने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, फो क्यो की, ठीक है, फो क्यो की लिखी है, एक बुक है। ये जब आता है, मजे की बात यह है कि ये भी चंद्रगुप्त के टाइम पे आता है, लेकिन ये चंद्रगुप्त कौन से, मौर्य के टाइम पे आता है या चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आता है? ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आता है। उस समय टाइम पीरियड रहा था 300, चंद्रगुप्त वन के टाइम पे 337 से 422। अच्छा, चंद्रगुप्त से आज मैं ये कंफ्यूजन भी दूर कर देती हूँ, 3 चंद्रगुप्त टोटल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और अच्छा लिखना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, समझ लिया करो, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। दूसरे हैं चंद्रा वन यानी चंद्रगुप्ता वन, जो गुप्ता डायनेस्टी को शुरुआत करते हैं, उसके मतलब जो फाउंडर है, ठीक है। वैसे तो श्रीगुप्त फाउंडर है, लेकिन जब उसको ब्रॉड एक वास्ट देश के रूप में चंद्रगुप्त जो सामने रखते हैं, तो इसलिए फाउंडर माना गया था चंद्रगुप्त वन को। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में श्रीगुप्त हुआ तो चंद्रगुप्त वन नहीं हुआ, फिर श्रीगुप्त को टिक कर देना, ठीक है। अच्छा, थर्ड है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बाद आते हैं। समझ में आ गई बातें? क्लियर हो गया, ठीक है। एक मतलब ये 3 जो है चंद्रगुप्त, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर जो फाइयान है वो आते हैं चंद्रा वन के टाइम पीरियड में, लेकिन उसके मतलब पाटलिपुत्र जो उसका शहर था, जो कैपिटल था, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत सुंदर बना है, पेरिस से भी बड़ा है, सब कहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये पता नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया कि 3 है पहले और उसके बाद है फाइयान यानी 1 है। अब यानी ये 2 तो कट गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में से एक है। नेक्स्ट है आपका इत्सिंग और उसके बाद है हेनसांग। हेनसांग अभी हमने पढ़ा था किसके टाइम पीरियड में आया है? हेनसांग आया है आपका ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया है, ठीक है। और इत्सिंग आया है हेनसांग के बाद, ठीक है, इत्सिंग हेनसांग के बाद, बस इस तरह याद रखना है तो सही आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया अब? चलो, हेनसांग के बारे में एक बात और याद रखना, जब हर्षवर्धना उसको बहुत मानने लग गया था, मतलब हेनसांग संस्कृत सीख गया था, काफी टाइम पीरियड वहीं पे रहा था, तो हर्षवर्धन ने उसको इनवाइट किया था, जो कुंभ मेला लगा था वहां पे भी इनवाइट किया था, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी? महाजनपदास, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे क्लास ले चुकी हूँ, महाजनपदास में, ठीक है, महाजनपदास पे क्लास हो चुकी है। 16 महाजनपद थे, ठीक है। महाजनपद होता क्या है? जन मतलब होता है लोग, जनपद मतलब होता है लोगों का समूह,
महाजनपद मतलब बड़ा एक समूह, यानी पूरा राज्य हो गया। तो हमें अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में 16 महाजनपद थे। अब पूछा गया कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा था, गांधार, कंबोज, काशी या मगध। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं काशी और मगध में, ठीक है। तो काशी बहुत पुराना शहर है, बट जब हम महाजनपद की बात करते हैं तो आंसर मगध होता है, ठीक है। मगध 16 जनपदों में से, महाजनपद में से एक है। और कौशल और वत्स और अवंती ये भी इंपॉर्टेंट नगर रहे हैं उस समय, ओके। लेकिन लास्ट में कौन जीतता है, मगध ही जीतता है। मगध को मतलब काफी प्रॉस्परस बनाने में अजात शत्रु का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। अजात शत्रु हर्यंक डिनेस्टी का था, वो भी मैं अपने आने वाले क्वेश्चन में करूंगी। आज बस ये समझो कि मगध काफी पावरफुल था और अपने उसने कई जो आसपास के जनपद थे उनको हराकर लास्ट में सुपरमेसी हासिल कर ली थी, ठीक है। ये बात क्लियर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। The Indo-Laos kingdom set up in North Afghanistan in the beginning of the 2nd century BC was। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो जहां हमने जिसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, इंडो-लॉस किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान। हम नॉर्थ अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि इंडो ग्रीक भारत में आए थे, ठीक है। अफगानिस्तान से लेकर भारत के नॉर्थ इलाके तक काफी टाइम पीरियड तक वो यहाँ पे रहे। पहले ऐसे थे जिन्होंने सोने का सिक्का लॉन्च किया था, गोल्ड कॉइन चलाए थे, ठीक है, इंडो ग्रीक ही थे। अब यहाँ पूछा गया है कि नॉर्थ अफगानिस्तान में सेटअप किसने किया था, तो सिंपल है, बैक्टीरिया सीधिया जेद्रिसिया एरिया। तो सबसे ज्यादा आपने नाम सुना है बैक्टीरियंस का और सीधियंस का, ठीक है। तो बैक्टीरिया इसका सही आंसर है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि बैक्टीरियन लैंग्वेज भी काफी टाइम तक भारत में भी चलती रही। यहाँ तक कि कनिष्का ने जब अपने टाइम पे राजभार संभाला था तो उस समय ग्रीक भाषा चलती थी, लेकिन उसको चेंज करके उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बैक्टीरियन कर दिया था, ठीक है जी। चलिए, द टर्म आर्यन डिनोट्स, ये कहने को बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसमें गलतियां बहुत होती हैं, बहुत। ये क्वेश्चन अगर सच मानो तो इतिहास का बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर्यन किससे डिनोट करता है, आर्य मतलब है क्या, क्या वो कोई एथनिक ग्रुप है, क्या वो कोई नोमेडिक ग्रुप है, क्या वो स्पीच ग्रुप है, या फिर वो सुपीरियर रेस है। अब ये यहाँ बड़ा पंगा पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम जो आंसर आते हैं वो सुपीरियर रेस में आ जाते हैं, ठीक है। नोमेडिक पीपल तो बिल्कुल नहीं होगा, ये घूमने फिरने वाले लोग नहीं थे। एथनिक ग्रुप भी नहीं होगा, तो सुपीरियर रोस लोग कर देते हैं, सुपीरियर रेस की मतलब उच्च जाति वर्ण के लोग थे। ये सिर्फ धारणा है, ठीक है। सच्चाई तो ये है कि आर्यन एक स्पीच ग्रुप है, ठीक है। ये मतलब जब बाहर से यहाँ आकर बसने लगे, तो ये तो थ्योरी है कि हाँ ये बाहर से यहाँ आके बसने लगे, बहुत सारी थ्योरीज है। कोई कहता है ये यूरोप से आके बसने लगे, कोई कहते हैं कि नहीं सेंट्रल एशिया के थे, ये यहाँ से फिर बाहर गए, ऐसा होता है। तो अभी फिलहाल उस थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं, वो क्लास भी मेरी अपलोडेड है। अभी फिलहाल हम बात करें कि आर्यंस जो है वो है क्या, ना तो वो कोई सुपीरियर रेस है, ना ही वो कोई एथनिक ग्रुप है, वो एक स्पीच ग्रुप है जो उस समय भारत में भाषा बोली जा रही थी। कुछ वर्ग ऐसे आए जो कुछ अलग भाषा बोल रहे थे, तो दैट कॉल्स आर्यन स्पीच ग्रुप, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। पोर्ट्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमें सारे पोर्ट्स को पढ़ना है, आपको अलग से एक पेज पे इस तरह से पोर्ट्स लिखने हैं, ठीक है। कौन सा पोर्ट किससे रिलेटेड है, ताम्रलिप्ति किससे रिलेटेड है, वो सारे आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो आपको ताम्रलिप्ति जो है तामलुक, तामलुक कहे जाना वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और नॉर्थ इंडियन ट्रेड में गुप्ता पीरियड के टाइम पे इस जो पोर्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। चलिए राइट आंसर ताम्रलिप्ति है। गुप्ता पीरियड में कौन सा पोर्ट चल रहा था, ताम्रलिप्ति। Yes, question number 8. The Aham and Puram poems of the Pandinian Kilukunaku group formed a continuation of the Sangam composition. Assertion के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कारण क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ माइंड में आ जाती हैं और बस वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ना हो, इसलिए मैं अपने आंसर्स में आपको वही चीजें बता रही जो फिलहाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो अहम और पूरम है, जैसे इसका नाम आए तो ये समझ लेना
कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो रहा है, ये संगम लिटरेचर से रिलेटेड हो रहा है, संगम। ठीक है, मेरा फेवरेट मतलब अगर कहें टॉपिक में से एक है संगम लिटरेचर, क्योंकि ये टाइम पीरियड लगभग 300 से 600 सालों का ये टाइम पीरियड जो है, इसमें पोएट्स अलग अलग ग्रंथ लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं। मतलब साउथ का पूरा एक लंबा इतिहास इस टाइम पीरियड में लिखा गया है। अगर संगम लिटरेचर का इतिहास ना होता तो हम अपने कितने इंपॉर्टेंट मतलब जो अमूल्य संपदा है उस टाइम पीरियड की, साउथ की इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल खो चुके होते। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अहम और पूरम पोएम्स है वो कंटिन्यूशन है संगम कंपोजिशन का, कंटिन्यूशन मतलब जब संगम कंपोजिशन लिखा जा रहा था उसके बाद का है। ठीक है, सक्सेसर जैसे हम कह देते हैं। तो रीजन है क्योंकि दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क एज अगेंस्ट द संगम वर्क प्रॉपर। मतलब ये कह रहे क्वेश्चन कि भाई ये जो अहम और पूरम जो पोएम्स है ये पाडिननी किलकुन्नकू में ग्रुप में बनाई गई, लेकिन ये बाद में मतलब जब संगम पीरियड गुजर गया, पोस्ट संगम वर्क है। ये सही है या गलत है, बताइए आप, आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? इसका आंसर है दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि ये पोस्ट संगम वर्क्स में ही काउंट होता है। अहम जो है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है बार बार। अहम जो है ये पोएम्स है, ठीक है, और जिसमें डोमिनेंस किसकी रही है, ये फेमिनाइन डोमिनेंस है। इसमें मतलब लेडीज, गर्ल्स, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी कविताएं हैं। लेकिन पूरम जो है, पूरम पुरुष से रिलेटेड है, यानी कि इसमें भी जो स्टोरीज हैं वो किससे रिलेटेड है, वो मेल वर्जन है, मेल डोमिनेंट है। ठीक है, मेल डोमिनेंट है। अच्छा, ये जो किलु नकू है, किलु कनक्कू है, किलक नकू, मेरा अगर सच में मुझे समय मिले तो मैं साउथ इंडियन लैंग्वेज जरूर सीखना चाहती हूँ। बहुत हमारे भारत में कितनी संपदा हमारे देश के अंदर ही है। मतलब हम सारी जिंदगी भी लगा दे तो ये अपने देश की चीजें सीखते सीखते उसी में टाइम गुजर जाएगा, कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 18 माइनर वर्क्स हैं, ठीक है, 18 माइनर वर्क्स हैं, उसी से रिलेटेड ये सारी पोएम्स है। और ये पोस्ट संगम वर्क्स कहलाती हैं क्योंकि जब संगम पीरियड खत्म हो गया था उस समय सारे लिटरेचर लिखे जा चुके थे, उसके बाद ये लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मुझे। द एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म। यानी जैनिज्म जो कि नॉन वायलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी वजह से जो एग्रीकल्चरर्स थे, जो किसान थे, उन्होंने जैनिज्म को नहीं अपनाया या उससे दूर रहे। कैसे, क्यों? कारण था क्योंकि कल्टीवेशन जो है वो इन्वॉल्व होता है किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। अब आपको बताना है ये सही है या गलत। ये तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि वाकई ये तो दोनों ही बिल्कुल सही है और दोनों, इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। जैनिज्म आपके नॉन वायलेंस को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि अपने मुंह पर भी वो पट्टी बांध के रखते हैं कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स और जो एयर में भी घूम रहे हैं, जो छोटे छोटे सोर्सेज है, वो भी मतलब मरने नहीं चाहिए। ठीक है, इतना वो लोग शांति प्रिय लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन। फ्यूडल सिस्टम भारत में और यूरोप में दो ये ऐसे नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप मेंस का आंसर लिखने जाते हो, ठीक है, उस समय फ्यूडल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फ्यूडल सोसाइटी, या तो यूरोपियन फ्यूडल सिस्टम आता है या फिर इंडियन फ्यूडल सिस्टम आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन, क्योंकि देयर वाज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। फ्यूडल का मतलब क्या होता है? फ्यूडल मतलब हिंदी में समझे अगर इसका शब्द है तो वो है सामंत। होता क्या था, भारत में जो उस टाइम के जो किंग्स थे, जैसे गुप्ता डिनेस्टी, फिर आपके मौर्यन डिनेस्टी, हम लेकिन गुप्ता की बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा फ्यूडल जो बने हैं, ये जो मतलब सामंतवादी प्रथा जो स्टार्ट होती है उसको एक्सेस करने वाले गुप्ता टाइम पीरियड में ही थे, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका हो चुका है। अब राजा हर जगह जा नहीं सकता है, ठीक है, तो राजा तो सेंटर में बैठा हुआ है लेकिन उसने हर एक इलाके को अपने अंडर में, कंट्रोल में रखना है, तो वो सामंत बनाएगा, लोगों को नियुक्त करेगा
मान लो कि अगर मैं सेंटर में बैठी हूँ, तो मुझे अगर देखना है कि भाई मेरा आपका कन्नौज में जो है मेरे गांव जो है उनको कौन देख रहा है, वहां से टैक्स कौन लेगा, और उस एरिया के रख रखाव वहां की जो सुरक्षा है कौन करेगा। तो मैं एक क्या व्यवस्था स्टार्ट करूंगी, मैं वहां का एक जो सुपीरियर जो पावरफुल बंदा होगा उसको मैं अपना सामंत बना लूंगी, या मैं अपना किसी एम्प्लॉय को सामंत बना के उस इलाके का हेड बना दूंगी कि जाओ वहां से तुम, वो इलाका तुम्हारा, तुम्हें मैंने वो जमीन दान में दे दी है, वो जमीन तुम्हारे सैलरी के हिसाब से रहेगी, लेकिन तुमको क्या करना है बदले में, तुमको बदले में मेरे को सैनिक सहायता देनी होगी, जब जब देश को जरूरत पड़ेगी तुम अपनी सेना की टुकड़ी लेकर आओगे। और दूसरा, तुम वहां से जो टैक्स लोगे उसमें जो राजा की जमीन का टैक्स है उसको राजा को सौंपोगे, और जो तुम्हारे टैक्स तुम्हें लेना है एज अ सैलरी वो तुम ले लोगे। इस तरह से गुप्ता डिनेस्टी ने सामंतवादों की लाइन लगा दी। ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है कि जो ओरिजिन हुआ था फ्यूडल सिस्टम का, क्या वो इसलिए हुआ था कि मिलिट्री कैंपेन में हेल्प हो सके? तो बिल्कुल ऐसा तो हुआ था। लेकिन क्या कारण उसका ये है कि देर वॉज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, इससे फ्यूडल सिस्टम गुप्ता पीरियड में बढ़ा है? तो आपको क्या लगता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है? बताओ। क्योंकि जब मैंने क्योंकि लगाया तो ये मुझे समझ में नहीं आया, देर वॉज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, कि ये कारण है कि फ्यूडल सिस्टम गुप्ता पीरियड में बन गया। सही आंसर क्या होगा? दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि जब मैंने क्योंकि लगाया तो वो एसर्शन के साथ फिट नहीं बैठा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट और ये सारे लगाते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।